पंडित संजीव श्रीवास्तव संजीव श्रीवास्तव की भविष्यवाणी लाइए जरा स्क्रीन पर। तो पंडित संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, उनकी भविष्यवाणी भी देखिए, चुनाव में आगे कौन है इसे लेकर लगभग वही है। वो भी कहते हैं बीजेपी को बढ़त है। अब बीजेपी को बढ़त तो है, लेकिन कितनी है अभी संजीव खुद बताएंगे। इसके अलावा ताकत और कमजोरी भी मैंने जब पूछा संजीव से तो उन्होंने क्या कहा वो भी जरा देख लीजिए। इंडिया गठबंधन के बारे में संजीव कहते हैं, अगर एकजुट होकर लड़े तो बड़ा विकल्प है। कमजोरी यह है कि जमीन पर एकजुट होना अभी तक कठिन दिखाई देता है। जाहिर है, बिल्कुल वही बात लगभग जो शरद जी कह रहे थे। और एनडीए की ताकत है मोदी, कमजोरी है कि मोदी की ताकत एक जैसी सब जगह नहीं है। संजीव, ओवर टू यू। कितना आगे बीजेपी, बढ़त कितनी है ये संजीव? अभी तो खासी आगे दिख रही है, जैसे शरद प्रधान कह रहे थे और मुझे लगता है बाकी लोग भी कहेंगे। लेकिन जैसे देखो, सारी बात घूम फिर के ये है कि 300 के पार होते हैं नहीं होते हैं, 300 के पार कितने निर्णायक ढंग से होते हैं। क्योंकि 300 के पार बीजेपी की जीतने को बहुत सारे बीजेपी वाले ही जीतना नहीं मानेंगे। तो वो स्थिति क्या है, उस पे अभी भी संशय इसलिए है कि आगे है, सरकार बन रही है, लेकिन दक्षिण में अभी तक खाता खुलता अच्छी तरह से नहीं दिख रहा, खासकर तमिलनाडु और केरल में। कर्नाटक में लिंगायत वोक्कलिगा की जोड़ी कितना जादू करती है, वहां पे जो कॉम्बिनेशन बैठा है जेडीएस और येदियुरप्पा के बेटे के साथ। तेलंगाना में मत प्रतिशत अच्छा आया था, क्या वो लोकसभा में कुछ सीट्स में परिवर्तित हो पाएगा कि नहीं, ये देखने की बात है। बाकी नॉर्थ के अंदर तो कमोबेश 2019 की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क आया ऐसा नहीं लगता। उसी तरह की स्वीप होगी, इक्का दुक्का सीटें कहीं कम हो गई कहीं ज्यादा हो गई, बात अलग है। महाराष्ट्र एक और दिलचस्प स्टेट रहेगी कि वहां पे क्या रहता है, और सबसे दिलचस्प स्टेट इस काउ बेल्ट में उत्तर भारत में बिहार रहेगी कि वहां के नतीजे क्या रहते हैं, जहां पिछली बार बहुत जबरदस्त एनडीए ने स्कोर किया था। लेकिन अभी मोदी जी के सामने और ये राममयी जो एक वातावरण बना हुआ है और एक ओवरऑल विकल्प का नहीं होना जनता की नजर में, मोदी का प्रधानमंत्री की तरह एक सर्वमान्य सी मासेस के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी इस नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, वो सब ऐसे कारण है जिसकी वजह से बीजेपी खासी आगे लगती है। अब कितनी सीटों पे एक उम्मीदवार ले आएगी इंडिया गठबंधन, अभी तो थोड़ी बात दूर की कौड़ी लग रही है। अब शरद प्रधान जी ने कहा कि अगले 2-3 महीने में स्थिति स्पष्ट होगी। अरे 2 महीने बाद तो वोट ही पड़ने लगेगा। अगर 22 जनवरी को ये राम मंदिर का होता है तो 22 मार्च को तो आई थिंक कहीं ना कहीं पहले फेज की वोटिंग हो रही होगी, क्योंकि अब मई में तो सरकार का वापस गठन होना है। तो इतना समय नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इलेक्शंस बिल्कुल सर पे हैं, 1.5 महीने में कैंपेन बिल्कुल परवान पे होगी, 2-2.5-3 महीने में तो वोटिंग समाप्त हो रही होगी अप्रैल आखिर तक। तो अभी मोदी जी तीसरी टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं। अब आज और इस सब के बीच में क्या हो जाता है, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा हो पाएगा। जो भी मतलब जो भी घटनाएं होती हैं और जिस तरह से बीजेपी का प्रबंधन है, वो घटनाएं भी उनकी जीत को और सुनिश्चित करने वाली ही होंगी। अगर राम मंदिर से मुद्दा हटके किसी और मुद्दे पे जाता है तो वो भी कुछ बीजेपी की तुरुप की पत्ता होगा या चाल होगी। सो 2024 इज मोर और लेस सेटल्ड। बहुत बढ़िया, ओके। संजीव ने देखिए बिल्कुल खुलकर कह दिया है 2024 का चुनाव लगभग सेटल्ड मानिए। अब आइए दूसरे पंडित जी पर हमारे